इसकी स्टाइलिंग मैंने सेपरेट की थी, इसकी सेपरेट की थी। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि इंटरनल CSS को यूज़ करते हुए मैंने क्या किया, टेबल, अब जितने भी मैं इसमें टेबल बनाऊंगी इस पेज के अंदर, सबको क्या होगा, ये एक ही स्टाइलिंग अप्लाई होगी, क्योंकि डायरेक्टली मैंने क्या किया, उसके टैग को यूज़ किया। टैग को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर उसको इंटरनल CSS के थ्रू उसकी स्टाइलिंग कर दिया। तो अब मुझे बार बार नहीं करनी पड़ेगी कि हर लाइन में मैं कोड लिखूँ, उससे क्या होता है कोड भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर देखें कोड कितना मतलब अजीब सा लग रहा है, लेकिन जहाँ मुझे पता होता है कि सुपरवाइज़र ने क्वेश्चंस करने हैं, वहाँ मैं स्टूडेंट को करके ही इनलाइन देती हूँ, ताकि स्टूडेंट को वाइवा में आसानी हो जाए। इस तरह से प्रॉपर फॉर्म में आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि टेबल की मैं विड्थ दे दूँ कितनी, 100% दे देती हूँ यहाँ मैंने टेबल की विड्थ। ये इस तरह से आ जाएगा कंप्लीट एक पेज पर। इसको मैं मोबाइल व्यू पे भी करूँगी, जिस व्यू पे मैं इसको करूँगी तो ये क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ये विड्थ ले लेगा। इसीलिए कोशिश करनी है आपने कि आप जब भी विड्थ दें तो आप इस तरह से दें, परसेंटेज की फॉर्म में दें। पिक्सल्स की फॉर्म में देंगे ना तो वो क्या होगा, उतना ही वो रहेगा। परसेंटेज में दिया आपने तो उसने हर एक स्क्रीन के अकॉर्डिंग, मीडिया डिवाइस के अकॉर्डिंग अपनी विड्थ को एडजस्ट कर लिया। इसी तरह से आप टेबल की या फॉर्म की भी आप कर सकते हैं, ताकि आप जिस भी ओपन करें स्क्रीन पे तो वो इजीली आपके पास रिस्पॉन्सिव की फॉर्म में आ जाए। यहाँ पर देखें ये चीज़ इस तरह से होता है। इसकी आपने स्टाइलिंग करनी है, आपने कलर देना है, तो आप टेबल के हर एक को आप सेपरेट कलर भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर दे दिए। अब मैं चाहती हूँ जो मेरी TH है, TH को मैं कलर दे दूँ। स्टाइल के आपने बैकग्राउंड कलर मैं उसको देती हूँ पिंक। और अब मैंने TD को सेपरेट से कलर देना है, बैकग्राउंड कलर लाइट पिंक। अगर आपने टेबल को भी कलर देना है बैकग्राउंड कलर, तो आप टेबल को भी दे सकते हैं। बॉर्डर क्या है, सॉलिड ब्लैक सॉलिड, इसको मैं ब्लू भी कर सकती हूँ। बैकग्राउंड जो बॉर्डर है उसका कलर चेंज हो जाएगा, ये देखो इस तरह से। ये सिंपल एक टेबल क्रिएट करना मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा बैकग्राउंड है ना, इस बैकग्राउंड पे मेरे इमेज लग जाए। यहाँ से मैं इमेज डाउनलोड कर लेती हूँ। कोशिश करनी है आपने कि जो आप पिक्चर लगा रहे हो ना वो बैकग्राउंड पे वो HD हो। ओके, BG1 में कर देती हूँ इसको सेव। अब यहाँ पर मैंने पिक्चर ऐड करनी है। पिक्चर तो मैंने ऐड करनी है, लेकिन मुझे पिक्चर का पाथ भी पता होना चाहिए। पिक्चर मैंने डाउनलोड की, ये पिक्चर आ गई। इसको मैंने Ctrl+X किया और मैंने अपने इस फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, फोल्डर के अंदर मैं बनाती हूँ एक पाथ, एक और फोल्डर बना रही हूँ इमेजेस के नेम से। पिक्चर को मैंने कट किया, इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया। अब एक्सटेंशन इसकी क्या है, JPG फाइल है ये। यहाँ पर मैंने क्या किया, अब बॉडी में मैंने ले लिया स्टाइल।
इसके लिए यहाँ पर क्या बैकग्राउंड माइनस इमेज में यूज़ करती हूँ, इमेज ये आ गया। उसके बाद URL, आपने URL भी देना है, URL। अब URL में क्या था, इमेज का पाथ किधर है, इमेजेस के फोल्डर में ये bg1.jpg के नेम से फाइल पड़ी है, इमेजेस स्लैश, आपने पाथ बिल्कुल ठीक देना है, bg1.jpg। जो देखो इमेज आ गई। अब यहाँ पर ये देखो 2 आ रही हैं और लास्ट में ये क्या है, मतलब एक पिक्चर 4 टाइम्स रिपीट हो रही है। अब यहाँ पर मैं दूंगी बैकग्राउंड माइनस रिपीट, नॉट बैकग्राउंड माइनस साइज, बैकग्राउंड पोजीशन मैंने उसे क्या कर दिया, फिक्स्ड रख दिया। अच्छा, पोजीशन फिक्स्ड इसलिए रखी है ताकि जब हम स्क्रॉल करें ना, टेक्स्ट ऊपर से स्क्रॉल हो रहा है, बैकग्राउंड पे इमेज क्या हो, फिक्स्ड रहे, टेक्स्ट के साथ इमेज ना हो। अच्छा, अब ये आ गई दूसरी। अब क्या करना है, इसको उसने हाइट कितनी ली है, सिर्फ जो हमारा ये 100% मैंने उसको दी, इसके अकॉर्डिंग आ गई। अब फिर यहाँ पे स्टाइलिंग में क्या करेंगे, उसका बैकग्राउंड साइज चेंज करेंगे। यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट क्या कर दिया, नो रिपीट के बैकग्राउंड रिपीट ना, उसके बाद बैकग्राउंड का साइज़ आ गया, बैकग्राउंड पोजीशन कर दी, और उसके बाद बैकग्राउंड अटैचमेंट, इसको मैं सेंटर कर देती हूँ। बैकग्राउंड पोजीशन को मैं कर देती हूँ यहाँ पर सेंटर। बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या है कि वो फिक्स हो जाए, जब स्क्रॉल हम करें तो वो अपनी जगह पर ही रहे, जितना भी हम उसमें डाटा ऐड कर लें। ये क्या है, सिंपल कोई भी बैकग्राउंड पर इमेज अप्लाई करने का मेथड। ये आप लोगों के फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें होनी चाहिए, ये इस तरह से हो जाएगी। अब यहाँ पर ना डाटा ओनली 2 रोज़ है, जब रोज़ नंबर ऑफ़ रोज़ ज़्यादा होती जाएंगी तो क्या होगा, डाटा स्क्रॉल होगा, बैकग्राउंड की जो पिक्चर है वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। इसका पाथ देख लें, पाथ मैंने कौन सा दिया, इमेजेस के फोल्डर में ये bg1.jpg पड़ गया। फॉर एग्जांपल मैं इस फोल्डर के बाहर इस पिक्चर को सेव करती हूँ तो मुझे डायरेक्टली फिर bg1.jpg लिखना पड़ेगा, मुझे ये इमेजेस के फोल्डर का लिंक नहीं देना पड़ेगा। आपने प्रॉपर एक पाथ प्रोवाइड करना होता है। जैसे यहाँ पर हमने पाथ प्रोवाइड किया है कि हमारे लोकल सर्वर में CS619 टेस्टिंग के नेम से क्या हुआ है, एक फ़ोल्डर है, उस फोल्डर में table.php के नेम से फाइल है। अब जब यहाँ पर URL में देखो मैंने ये कंप्लीट क्या लिखा है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर href में लिखा है तो वो एक ही फ़ोल्डर में दोनों फाइल्स थी ना, तो मैंने किसी फोल्डर का लिंक नहीं दिया, मैंने डायरेक्टली form.php लिख दिया और इसमें मैंने क्या किया, table.php लिख दिया। अगर इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होता, उसके अंदर table.php होता, तो मुझे यहाँ पर उस फोल्डर का नेम /table.php के इस फोल्डर के अंदर ये table.php के नेम से फाइल पड़ी हुई है। जैसे यहाँ पर इसका लिंक दिया है इमेज का, कि इमेजेस के फोल्डर में bg1.jpg के नेम से फाइल पड़ी हुई है। आपने इसकी एक्सटेंशन का बहुत ख्याल रखना है कि आप किस एक्सटेंशन के साथ, एक्जी के साथ आप उस फाइल का PNG है, JPG है, JPEG है, वो आपने यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है, उसकी प्रॉपर्टी से चेक कर लेना है। जैसे form.php है तो हम यहाँ पर form.html नहीं लिखेंगे, हमने form.php ही लिखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका आपने ख्याल रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिव क्रिएट करना सिखाऊंगी। डिव हम किस लिए यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको प्रॉपर डिटेल बता दूंगी, क्योंकि वो भी एक मेन चीज़ है HTML की जिसको सुपरवाइज़र पूछते हैं कि डिव क्या है, आपने इसको क्यों यूज़ किया, इसका पर्पस क्या है। वो मैं क्या करूँगी कि आपके ये जो फॉर्म बना हुआ है ना, इसी के अंदर आपको डिव ऐड करके दिखाऊंगी, क्योंकि जितने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बने हुए होते हैं, लॉगिन फॉर्म बनते हैं प्रोजेक्ट में, वो फॉर्म के अंदर हम डिव को यूज़ करके बनाते हैं।